हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए साइंस की क्विज नंबर 9। यानी इससे पहले हम साइंस की 8 क्विज करा चुके हैं। साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप एग्जाम देने जाते हैं एमपी पुलिस का, जेल पैरी का और रेलवे का। तो इन सभी एग्जाम के लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया है जिस पैटर्न पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जेल पैरी हो, या फिर रेलवे हो, एमपीएसआई हो। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर फिजिक्स को ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे फिजिक्स के, तो यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कम प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर कभी बायोलॉजी के ज़्यादा पूछे जाएंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के कम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 20 प्रश्न है, जिसमें कि 10 प्रश्न यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के हैं, 5 प्रश्न यहाँ पर बायोलॉजी के हैं और 5 प्रश्न यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं। और सारे प्रश्नों की विस्तार में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहला प्रश्न है, कपूर का ठोस से सीधे गैस में बदलना कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जैसे कि आप कपूर को खुला छोड़ दीजिए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कपूर बिल्कुल उड़ चुका है। तो क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदलता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं। पहले हम नजर डालते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण और ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है। यही सेम क्रिया जो है नेप्थलीन के साथ में भी होती है। जो नेप्थलीन की गोलियां होती हैं गोल गोल व्हाइट कलर की, उनको भी अगर आप वायु में खुला छोड़ दें तो सीधे वाष्प में ना परिवर्तित होते हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब तुरंत उड़ जाती हैं। तो उनकी भी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहते हैं। कभी आपसे कपूर पूछ सकता है, कभी आपसे नेप्थलीन का प्रश्न पूछ सकता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपसे पूछा है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन है आभासी, ऑप्शन बी है आकार में बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक और ऑप्शन डी है उल्टा। तो बताइए क्या होता है यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है यानी कि आभासी होता है यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण का ही दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। तो हम याद कैसे करेंगे, तो देखिए उत्तल से आप लगा लीजिए उत्तर, मतलब किसी से हम प्रश्न पूछते हैं तो हमको आभास होता है कि वो उत्तर देगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण जो है वो उसका उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, कि हमें आभास होगा कि उत्तर देगा। तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं उत्तल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और उत्तल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा सामने आपके प्रश्न नंबर 3। निम्न प्रकाश के माध्यमों को प्रकाशीय रूप से सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सघन माध्यम क्या होता है। देखिए, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। जिसमें से प्रकाश बड़ी आसानी से गुजर जाए, कोई रुकावट ना आए, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। और सघन माध्यम वो होता है कि प्रकाश को गुजरने में थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे सघन माध्यम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम कौन सा सघन है, फिर उससे अधिक कौन सा सघन है और फिर सबसे अधिक कौन सा सघन है। तो आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है कांच वायु जल, ऑप्शन बी है कांच जल वायु, ऑप्शन सी है वायु जल और कांच और ऑप्शन डी है जल कांच और वायु। तो इसका आंसर है सी, यानी कि वायु जल और कांच। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वायु, जल और कांच सही सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम हैं। वायु के बाद जल, जल के पश्चात कांच सघन माध्यम के बढ़ते क्रम का उदाहरण है। देखिए, वायु से प्रकाश को गुजरने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उसमें थोड़े बहुत कण अगर होंगे तो धूल के, ठीक है। उसके बाद जल से गुजरने में थोड़ी और परेशानी होगी। लेकिन जब हम कांच की बात करते हैं तो कांच से गुजरने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर प्रकाश को। तो यही आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वायु, जल और कांच। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जब प्रकाश की किरण जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण का क्या हाल होगा। मतलब जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण सबसे पहले जल में थी, ठीक है, जल के बाद उसे ऑलिव ऑयल से गुजारा जाता है। तो अब क्या हो रहा है, पहले सघन माध्यम में थी लेकिन अब और अधिक सघन माध्यम में गुजारा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अविचलित गुजर जाएगी, ऑप्शन बी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऑप्शन सी अभिलंब से दूर हट जाएगी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश किरण को जल से ऑलिव ऑयल में गुजारा जाएगा तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों, आइए हम आपको बताते हैं एक ट्रिक के द्वारा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक लाठी है और आप जा रहे हैं, अभी तक आप शहर में थे तो आपने अपनी लाठी को दूर रखा था,
ठीक है। अब आप एकदम से जंगल में गुजरे, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गए, तो आप क्या करेंगे, उस लाठी को अपने पास ले आएंगे। तो वही काम यहाँ पर अभिलंब का हो रहा है। प्रकाश जो है पहले अभिलंब से दूर था, क्योंकि पहले वो कम सघन माध्यम में था, लेकिन जैसे ही वो ऑलिव ऑयल में गया, यानी कि चिकनाहट और ज़्यादा हो गई, तो और अधिक सघन हो गया, तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि वो प्रकाश जो है वो अपने लाठी की तरफ भागा एकदम, यानी अपनी लाठी को अपनी तरफ खींचने लगा। तो क्या हुआ, अभिलंब की तरफ वो झुक गया। अभिलंब को मानिए लाठी और प्रकाश को मानिए खुद को। तो जैसे ही आप जंगल में जाएंगे तो उस लाठी को अपनी ओर खींच लेंगे। वैसे ही प्रकाश जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा इस ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5। श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है? जो श्वेत प्रकाश होता है, जिसको मतलब प्रिज्म से गुजारा जाता है, उससे पहले उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 3। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि 7 रंग होते हैं। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं? जब आप प्रिज्म में से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और कैसे याद करना हमने आपको बताया था, बैजानी हपी नाला। अगर आप लिख लेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। तो श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आ गया आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, क्यों? ऑप्शन ए है परावर्तन की वजह से, ऑप्शन बी है अपवर्तन की वजह से, ऑप्शन सी है परिक्षेपण की वजह से और ऑप्शन डी है विरलन की वजह से। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि अपवर्तन की वजह से प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है सघन माध्यम से, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वही सेम टू सेम जैसे हमने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर आप शहर से जंगल में प्रवेश कर रहे हैं तो उस लाठी को क्या करेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। जब उस प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपनी मतलब दूर हट जाती है, क्योंकि अब उसको लाठी की जरूरत नहीं है। तो वही काम सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है कि कोई प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी या तो दूर हट जाएगी या फिर पास में आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन की वजह से ये क्रिया होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे के सारे प्रश्न MPPB ANM के एग्जाम में आए हुए हैं और हमने आपको बताया था कि ANM में अच्छे लेवल की साइंस आती है और ANM की साइंस ही अगर आप कवर कर लेते हैं तो रेलवे की साइंस आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यह आ गया प्रश्न नंबर 7। किसी चीज़ को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होता है? ये तो आपने बहुत बार किया होगा बचपन में कि जो है आप लोगों से कहते होंगे अभी मैं आपको एक कागज़ का टुकड़ा जला करके दिखाता हूँ इस कांच के माध्यम से। फिर आप उस कांच को रख देते थे और कागज़ का टुकड़ा जलने लगता था, प्रकाश की किरण एक ही जगह पर एकत्रित हो जाती। तो ऐसा गुण किस में है? तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है समतल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी है अवतल लेंस। 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि उत्तल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस आपतित समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसी कारण जब धूप में उत्तल लेंस को ले जाया जाता है और उत्तल लेंस को कागज़ के ऊपर रखा जाता है तो कागज़ में आग लग जाती है। उत्तल लेंस क्या करता है कि सभी किरणें जो इधर उधर फैलती रहती हैं उनको एक जगह पर एकत्रित करके एक बिंदु पर डालने लगता है। तो जब ज़्यादा देर तक, अधिक देर तक एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती रहेंगी तो गर्माहट बढ़ेगी और गर्माहट बढ़ने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया आप करते थे बचपन में, जब आप लोगों को जादू दिखाते थे कि देखो अभी मैं कागज़ को इस कांच के माध्यम से जला करके दिखाऊंगा, तो वहां पर आप फिजिक्स का उपयोग कर रहे थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, प्रकाश सदैव एक डॉट 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 में यात्रा करता है। ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े पथ पर, ऑप्शन बी है एक सीधी रेखा में, ऑप्शन सी है वक्रत पथ पर और ऑप्शन डी है वृत्तीय पथ पर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है तथा गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तभी तो ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे अधिक तेज सुनाई देती है, क्योंकि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप पटरियों पर कान रख करके सुनते हैं तो ट्रेन आपको पहले पता चल जाता है एज कम्पेयर टू उसके हॉर्न से। उसके हॉर्न से आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर आप पटरियों पर कान रख करके सुनेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन आने वाली है। तो क्या होता है, वायु में जो है गति को जो है माध्यमों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ठोस में सबसे अधिक माध्यम होता है तो सबसे सघन माध्यम होता है, इसलिए हमको सबसे पहले पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ।
यह आपके सामने प्रश्न नंबर 9। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह घटना क्या बताती है। यानी कि देखिए पेपर भरा जो है, गिलास जो है पानी से भरा रखा है, उसके नीचे आपने एक पेपर शीट रख दी है। अब आप क्या करते हैं कि उस पेपर शीट को खींच लेते हैं और पानी भी नहीं छलकता है। तो ऐसा किस क्रिया की वजह से होता है। ऑप्शन ए है पेपर और ग्लास के बीच घर्षण की कमी है, ऑप्शन बी है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी है जड़त्व, या फिर ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका आंसर है सी। आइए हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाते हैं कि आखिर क्यों है ये वजह जिसकी वजह से पानी छलकाए बिना आप पेपर शीट को खींच लेते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है उसका जड़त्व कहलाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वह अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। शीट को बड़ी आसानी से खींचा जा सकता है क्योंकि प्रारंभ में गिलास और पेपर दोनों विरामावस्था में रहते हैं। पेपर को खींचने पर पेपर शीट गति अवस्था में आ जाती है, जबकि गिलास जो है वो विरामावस्था में ही रहता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पानी तो छलकेगा नहीं, लेकिन पेपर शीट आपकी निकल आएगी। क्योंकि एक चीज़ तो विरामावस्था में है और जो नीचे चीज़ थी, जो आपकी पेपर शीट थी, वो आपने एकदम से खींची तो वो क्या हो गई, गति अवस्था में हो गई। तो पेपर शीट तो निकल आई, लेकिन गैस का जो गिलास का पानी था वो बिल्कुल भी नहीं छलका। ये वजह है, आप पेपर शीट को आसानी से खींच सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 10। पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की ओर झुकता है क्यों। ऑप्शन है फिसलन से बचने के लिए, ऑप्शन बी है गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है थकान से बचने के लिए, और ऑप्शन डी है स्थिरता को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर है डी, यानी कि स्थिरता बढ़ाने के लिए जो पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों, क्योंकि उससे उसका संतुलन बना रहता है बाकायदा। अगर वो सीधा ही खड़ा चलेगा तो अधिक थकान महसूस होगी और वो बहुत जल्दी थक जाएगा और जो पहाड़ है उस पर चढ़ नहीं पाएगा। जबकि अगर थोड़ा झुक करके चढ़ेगा तो उसकी स्थिरता बनी रहेगी और वो बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स खत्म हुआ। अब स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी। प्रश्न नंबर 11 से आपके बायोलॉजी के प्रश्न, जीव विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हमने स्पेशली रक्त को यहाँ पर कवर किया है क्योंकि ब्लड से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो 5 प्रश्न यहाँ पर आपको सीधे सीधे ब्लड से देखने को मिलेंगे। ब्लड मतलब कि रक्त से देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर बायोलॉजी का, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। ऑप्शन ए है बाह्यकर्ण, ऑप्शन बी है निलय, ऑप्शन सी है धमनी और सिरा, और ऑप्शन डी है जाइलम। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी, यानी धमनी और सिरा के द्वारा मानवों में रक्त का परिसंचलन होता है। देखिए बताते हैं हम आपको। धमनी और सिरा रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय तक ले जाने व शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। देखिए धमनी का रंग लाल होता है व सिरा का रंग हरा नीला दिखाई देता है। जब आप कभी अपनी नस देखेंगे हाथों की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ हरा नीला सा दिखाई दे रहा है। तो हरा नीला सा जो क्या होता है, तो वो सिरा का रंग होता है, और जो लाल रंग होता है वो लाल रंग क्या होता है, धमनी का रंग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग की वजह होता है, यानी किस वजह से रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन है सीरम ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है सीरम एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी है प्लाज्मा प्रोटीन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। कभी आप ब्लड टेस्ट भी कराने जाते हैं तो बोलता है आपकी हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है। शरीर में खून की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि शरीर में अगर खून की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है। तो आयरन को शरीर में बढ़ा करके हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं, यही रक्त को लाल रंग देता है। तो आयरन कैसे बढ़ाएंगे? आयरन के लिए आपको पालक खाना पड़ेगा। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो उससे क्या होगा कि रक्त का जो स्तर है आपके शरीर में वो बढ़ेगा और आपको एनीमिया रोग से मुक्ति मिल जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, WBC और RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। ऑप्शन ए है अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी है थाइमस में, ऑप्शन सी आलिंद भित्ति में, और ऑप्शन डी है लसिका गांठों में। तो बताइए कहाँ पर निर्माण होता है यहाँ पर WBC और रेड ब्लड कॉर्पल्स का और वाइट ब्लड कॉर्पल्स का? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि अस्थिमज्जा, यानी बोन मैरो भी कहते हैं जिसे। हड्डियों के बीच का वह मुलायम और स्पंजी भाग है जहां रक्त का उत्पादन होता है। यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स विकसित होती हैं। कहाँ पर प्लेटलेट्स विकसित होती हैं? तो हड्डियों के बीच में एक स्पंजी भाग होता है जहाँ पर आपका रक्त का निर्माण होता है, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 14। सर्वग्राही समूह कौन सा है? कई बार आपसे प्रश्न पूछा भी गया होगा एग्जाम्स में। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ए बी ग्रुप और ऑप्शन डी है बी ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप यहाँ पर सर्वग्राही ग्रुप होता है? इसका आंसर है ए बी ग्रुप। यहाँ पर ए बी ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है, जबकि सर्वदाता होता है समूह ओ। समूह ओ जो है वो सर्वदाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका ए बी ग्रुप। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है आपके शरीर में? ऑप्शन ए है जीव द्रव्य, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है आरबीसी और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो कौन सा ऐसा समूह है जो आपके शरीर में रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आइए देखते हैं उसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पल्स जो हैं वो आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो यहाँ से आपकी बायोलॉजी खत्म हुई। अब आपके सामने आ रहा है केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न। 5 प्रश्न यहाँ पर केमिस्ट्री के होंगे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न। गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित कौन होता है? यानी अगर आप जब उसे गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव्य, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि गैस को अगर आप गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा विस्तारित होगी। देखिए, गैस गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित होती है क्योंकि गैस के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसलिए जैसे ही आप गर्म करेंगे उसके अणुओं में क्या होगा, गतिमान अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अणु तुरंत इधर उधर भागने लगेंगे। जबकि ठोस में भी भागते हैं, लेकिन बहुत कम रेयर चांस होता है जब भागते हैं। ठोस को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद जब पीटते हैं तब थोड़ा बहुत ही विस्तारित होता है, लेकिन गैस को आप जैसे ही गर्म करेंगे वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो सबसे अधिक विस्तारित कौन होता है? तो गैस सबसे अधिक विस्तारित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपके सामने प्रश्न नंबर 17। निम्न में से किस क्रिया के द्वारा समुद्री जल से सामान्य नमक प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल वाष्पन के द्वारा, ऑप्शन बी है केवल क्रिस्टलन के द्वारा, ऑप्शन सी है केवल संघनन के द्वारा और ऑप्शन डी है वाष्पन और क्रिस्टलन दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर है डी, यानी वाष्पन और क्रिस्टलन दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है नमक। तो नमक कैसे प्राप्त करते हैं समुद्र से? आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, वाष्पन और क्रिस्टलन इन दोनों के द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जब समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं, और समुद्र की लहरों में जो झाग होता है वो उन गड्ढों में फंस जाता है, और फिर क्या होता है, उस पर धूप पड़ती है तो क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। तो वाष्पन की वजह से उस झाग में से पानी उड़ जाता है, और झाग का जो नमक रहता है वो नमक बचा रह जाता है। तो नमक क्या होता है, क्रिस्टल यानी रवे के रूप में प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी अशुद्धियाँ जो होती हैं उसको मशीन में डाल करके अशुद्धियाँ अलग कर लेते हैं, और सबसे शुद्ध नमक, टाटा शुद्ध नमक वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम नमक प्राप्त करते हैं समुद्री जल से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 18। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे कि आप धान को जैसे पीटते हैं तो उसमें से क्या होता है, धान में जो है चावल और भूसा दोनों आता है, तो उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है निराई, ऑप्शन बी है कटाई, ऑप्शन सी है थ्रेसिंग और ऑप्शन डी है फटकना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है डी, यानी कि फटकना कहलाता है। अनाज के दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो फटकना कहलाती है। तो ये तो आपका डेली यूज़ का काम है, डेली ही आप देखते होंगे कि कैसे यहाँ पर अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है, तो उसको कहते हैं फटकना। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ विलयन नहीं बनाता है? ऑप्शन ए खाने का चूर्ण, ऑप्शन बी है बालू, ऑप्शन सी है शर्करा और ऑप्शन डी है सोडा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि बालू जो है वो विलयन नहीं बनाती। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप किसी गिलास में पानी भर के रख दीजिए, ठीक है, ऊपर से बालू डाल दीजिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बालू जो है वो नीचे इकट्ठी हो गई, यानी मिली नहीं उसमें। तो उसने क्या है, विलयन नहीं बनाया, अलग हो गई एकदम। तो बालू एक ऐसा पदार्थ है जो जल के साथ में मिलकर के विलयन नहीं बनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा तरल शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? यानी फ्रिज में जो है शीतलक के रूप में कौन सा पदार्थ इसमें से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी अमोनिया और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि अमोनिया गैस जो होती है वो यहाँ पर फ्रीजर में उपयोग लाई जाती है शीतलक के रूप में। तो शीतलक के रूप में फ्रिज में जो है अमोनिया गैस भरी रहती है, जिसकी वजह से खाना हो या फिर जो भी दूध हो, जो भी सामान होता है वो ठंडा बना रहता है, और उस पर जीवाणु अपना क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो पदार्थ खराब नहीं होता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न।
यहाँ पर बायोलॉजी के हमने 5 प्रश्न लिए, 5 प्रश्न केमिस्ट्री के लिए और 10 प्रश्न फिजिक्स के लिए। तो ये प्रश्न सीरीज आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर सक्सेस जंक्शन के जस्ट सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर के टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कैसे जाना है, तो हमारा जो टाइटल है उस टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर आपको हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, पॉलिटी की, हर चीज़ की जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो एक बार जाकर के टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।